हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग का 13th चैप्टर है टैक्स इशू रिलेटिंग टू बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका एक यूनिट पूरा कवर हो जाएगा। तो आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को एक पार्ट उसका डिस्कस करेंगे। हमने जैसे ये पूरा चैप्टर 5 पार्ट में डिवाइड हुआ है। जैसे पहले चैप्टर में हम अमालगमेशन पढ़ेंगे, सेकंड में डीमर्जर, थर्ड में स्लम सेल, फोर्थ में कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस और फिफ्थ में सक्सेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। तो आपको पता है अमालगमेशन क्या है। अमालगमेशन का मतलब हो गया जहाँ पर दो कंपनी मर्ज होके एक नई कंपनी शुरू होती है, तो हम उसको अमालगमेशन कहते हैं। और एज पर द कंपनी एक्ट के अनुसार हमने अमालगमेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है: अमालगमेशन, मर्जर, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। जब दो कंपनी मर्ज होके एक नई कंपनी क्रिएट होती है, हम उसको अमालगमेशन कह सकते हैं। जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, तो उसको भी हम अमालगमेशन कह सकते हैं। अगर कोई कंपनी वो सेम कंपनी अपना नाम चेंज कर देता है, तो हम उसको भी अमालगमेशन कह सकते हैं। 3 अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उन सारे को हम अमालगमेशन कह सकते हैं। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू अमालगमेशन की मीनिंग थोड़ी अलग रहता है। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू अमालगमेशन दो कंपनी मिलके कोई कंपनी क्रिएट होता है, तो हम उसको अमालगमेशन कंपनी कहेंगे। लेकिन उसमें आपके कुछ कंडीशंस रहते हैं। अगर वो 3 जो कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, तब हम उसको अमालगमेशन नेचर मानेंगे। और जो इनकम टैक्स की जो भी कंसेशंस रहेगा, वो सारे कंसेशन अमालगमेटेड कंपनी को और अमालगमेटिंग कंपनी को मिलेगा। ठीक है, जब अमालगमेशन होता है तो उसमें 2 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, 2 कंपनी होती है। एक कंपनी जो मर्ज हो रहा है, दूसरा कंपनी जिसमें मर्ज हो रहा है। ठीक है, 2 चीज़ें अलग अलग। जैसे अगर कोई एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, अब वो मर्ज हो रहा है वाई लिमिटेड के साथ, तो एक्स कंपनी को हम कहेंगे अमालगमेटिंग कंपनी और वाई लिमिटेड को हम कहेंगे अमालगमेटेड कंपनी। समझ में आ रहा है? जो जिसका एग्जिस्टेंस, जिसका आइडेंटिटी खो रहा है, मतलब जिसका आइडेंटिटी लूज हो रहा है, मतलब जो एक्स कंपनी जब वो मर्ज होके वाई लिमिटेड हो जाएगा, फिर एक्स कंपनी अपनी आइडेंटिटी खो दिया, तो हम एक्स कंपनी को अमालगमेटिंग कंपनी कहेंगे। और जो नई कंपनी जिनका एग्जिस्टेंस रहता है, जो नई कंपनी हो गया, उसको हम कहेंगे अमालगमेटेड कंपनी। समझ में आ रहा है? अब दोनों को कंसेशंस मिलते हैं। अगर इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू के अमालगमेशन नेचर आ जाएंगे, कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो आपको इनकम टैक्स की जो कंसेशंस हैं वो अमालगमेटिंग कंपनी, अमालगमेटेड कंपनी दोनों को मिलता है। ठीक है, कंडीशंस क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन आपका हो गया, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी बिकम द प्रॉपर्टीज ऑफ द अमालगमेटेड कंपनी। जो भी आपका अमालगमेटिंग कंपनी का जो भी प्रॉपर्टी रहेगा, जो भी एसेट्स रहेगा, वो सारे एसेट्स किसके हो जाएंगे? अमालगमेटेड कंपनी के हो जाएंगे। अब मर्जर के बाद सारे एसेट्स अमालगमेटेड कंपनी के हो जाएंगे। सेकंड में क्या है? लाइबिलिटीज़। जैसे मैंने बताया, सारे एसेट्स हो गया अमालगमेटिंग कंपनी के सारे एसेट्स, अब अमालगमेटेड कंपनी का हो गया। वैसे अमालगमेटिंग कंपनी का सारे लाइबिलिटीज़ भी, अमालगमेटिंग कंपनी का सारे लाइबिलिटीज़ अब वो अमालगमेटेड कंपनी के हो जाएंगे। और जो अमालगमेटिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे मर्जर के बाद, अमालगमेशन के बाद, अब वो शेयर होल्डर किनके हो जाएंगे? अमालगमेटेड कंपनी के हो जाएंगे। एटलीस्ट 75% मिनिमम होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू जो कंसेशन अमालगमेटिंग कंपनीज को और अमालगमेटेड कंपनी को मिलने वाला था, वो आपको यहाँ पे कंसेशन मिलता है। तो नॉर्मली जब हम अमालगमेशन करते हैं, इसके कई सारे रीजंस रहते हैं। तो नॉर्मल लोग अमालगमेशन इसीलिए करते हैं क्योंकि मार्केट बहुत कंपटीशन है, मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो छोटी कंपनी बड़े कंपनी के साथ सर्वाइव के लिए मर्ज हो जाते हैं।
या किसी को बड़े बड़े कंपनीज हैं उनको अपने मोनोपोली मार्केट में मोनोपोली लाने के लिए भी वो मर्ज हो सकते हैं, या कोई बड़े मार्केट का बहुत बड़ा शेयर एक्वायर करना है तो उसमें भी बड़ी बड़ी कंपनी मर्ज हो जाती है, और रिस्क को भी मिनिमाइज करना होता है। ऐसे कई सारे छोटे मोटे रीजंस रहते हैं जिसके वजह से अमालगमेशन होते रहते हैं। लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना है, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हमें टैक्स कंसेशन मिलता है। क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, हमारा चैप्टर है कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। मतलब आपको कंपनी को, चाहे आप खुद अमालगमेटिंग कंपनी हो, चाहे आप खुद अमालगमेटेड कंपनी हो, आपको चाहिए टैक्स कंसेशन। आप अपना टैक्स का बचत करना है, टैक्स का प्लानिंग करना है। तो हमको देखना है कि अगर हम ये 3 कंडीशन को पूरा करते हैं तो अमालगमेशन में, अगर हम अमालगमेटिंग कंपनी है तो हमें क्या क्या कंसेशन हो सकता है, अगर हम अमालगमेटेड कंपनी है तो हमें क्या क्या कंसेशन हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अमालगमेटिंग कंपनी के टैक्स कंसेशन के बारे में। तो पहले हम शुरू करते हैं अमालगमेशन एंड टैक्स कंसेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो पहले हमारा, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे 3 पार्टी है, अमालगमेटिंग, अमालगमेटेड। इसके अलावा मैंने और एक थर्ड में लिखा हुआ है शेयर होल्डर ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी। अब जो शेयर होल्डर्स हैं अमालगमेशन के बाद, वो अमालगमेटिंग का शेयर होल्डर थे, अब वो किन के शेयर होल्डर हो जाएंगे, अमालगमेटेड कंपनी के शेयर होल्डर हो जाएंगे। उस केस में उनको क्या टैक्स कंसेशन है वो भी हम पढ़ेंगे। तो हमारा ये टॉपिक 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट डिस्कस करते हैं, टैक्स कंसेशन टू द अमालगमेटिंग कंपनी। अमालगमेटिंग मतलब पुरानी कंपनी जिनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला पॉइंट है नो कैपिटल गेन टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट टू द इंडियन कंपनी। अब देखो, हम हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है, तो इंडियन कंपनी के ऊपर लागू होगा। ठीक है, पहले तो कंपनी इंडियन होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। अब क्या है, हम डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं, अमालगमेटिंग कंपनी के बारे में। अब देखो, 2 कंपनी है, एक एक्स लिमिटेड है, एक वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड अमालगमेटिंग कंपनी है, वाई लिमिटेड अमालगमेटेड कंपनी है। जब मर्ज हो जाता है तो एक्स लिमिटेड का सारे एसेट्स अब किसका हो जाएगा, वाई लिमिटेड का हो जाएगा। अब वाई लिमिटेड हो सकता है फॉरेन कंपनी हो सकता है वो इंडियन कंपनी हो, उसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। हमें डिस्कस करना है एक्स कंपनी के बारे में, जो इंडियन कंपनी है, जो अमालगमेटिंग कंपनी है। जब एक्स कंपनी की सारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ वाई कंपनी के हो जाते हैं तो वाई कंपनी एक्स कंपनी को कंसिडरेशन पेड करती है, जिसको हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो इससे क्या होता है, इनडायरेक्टली एक्स लिमिटेड सारे एसेट्स लाइबिलिटी को वाई लिमिटेड को बेच रहा है। तो ये आपका एक ट्रांसफ़र हो गया, कैपिटल एसेट एक्स लिमिटेड से ट्रांसफ़र होकर वाई लिमिटेड के पास चला गया। तो इससे हो सकता है एक्स लिमिटेड को कैपिटल गेन रेज हो सकता है हमारा 10 रुपये का सेट हमने वाई लिमिटेड को 12 रुपये में दे दिया, तो हो सकता है वहाँ पे हमारा 2 रुपये का कैपिटल प्रॉफिट निकल गया। लेकिन इनकम टैक्स के वहाँ पर रूल के अनुसार इसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे और इस ट्रांसफ़र के ऊपर आपको टैक्स भी चार्ज नहीं होगा। मतलब अमालगमेटिंग कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर अमालगमेटिंग कंपनी को कोई भी प्रॉफिट हो रहा है इस ट्रांसफ़र से, अगर अमालगमेटेड कंपनी को कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू उसको ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे और इसके ऊपर हम कैपिटल टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। हो गया फ़ायदा अमालगमेटिंग कंपनी को। तो अमालगमेटिंग कंपनी को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा कैपिटल गेन के ऊपर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया क्या, 2 फॉरेन कंपनीज हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडिया, देखो यहाँ पर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स भी हम इंडिया का बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो कोई फॉरेन कंपनी है। ठीक है, अब एक कंपनी है वो यूएसए की, एक्स कंपनी जो है वो यूएसए में है, वो भी एक फॉरेन कंपनी है, और एक वाई कंपनी है वो भी चाइना में है। तो एक यूएसए की कंपनी है, एक चाइना की कंपनी है। और यूएस अभी क्या है कि जो यूएसए की जो एक्स लिमिटेड है वो मर्ज हो रहा है वाई के साथ जो चाइना में है। अब इंडिया का क्या रोल है, इंडिया के इन दोनों के अमालगमेशन के ऊपर इंडिया का कोई टैक्स बनता है,
नहीं बनता है, इंडिया का कोई भी टैक्स नहीं बनता है। हाँ बन सकता है, कैसे बनेगा? अगर एक्स लिमिटेड ने इंडियन कंपनी से कोई शेयर खरीदा है, वो एक्स कंपनी जो है वो अमेरिका में, हो सकता है कि वो इंडिया का कोई कंपनी का शेयर खरीद के अपने एसेट में रखा है। जैसे मान लीजिए वो एक्स लिमिटेड कंपनी है, इंडियन कंपनी मतलब टाटा कंपनी, टाटा लिमिटेड का शेयर खरीद लिया है, शेयर खरीद के अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है टाटा कंपनी में। हो सकता है कि एक्स लिमिटेड ने कुछ पैसा टाटा कंपनी के शेयर खरीद के इन्वेस्टमेंट किया है। जब एक्स कंपनी अभी मर्ज हो जाएगा, किस में चला जाएगा? वाई कंपनी में, अब वो चाइना कंपनी में चला गया, चाइना कंट्री में चला गया, ठीक है। अब वो जो शेयर एक्स कंपनी ने खरीदा था टाटा का, वो तो इंडियन कंपनी का था, अब वो किसका शेयर हो गया? अब वो शेयर हो गया वाई लिमिटेड का। तो इससे क्या होता है कि उससे भी आपको हो सकता है कि एक्स लिमिटेड को फ़ायदा हो। अभी एक्स लिमिटेड को अगर फ़ायदा होगा, अब इंडिया कंपनी वहाँ पे टैक्स चार्ज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इंडियन का शेयर था, इंडियन कंपनी का शेयर था। तो यहाँ पर अभी जो एक्स लिमिटेड है, जो उनके ऊपर अभी टैक्स चार्ज हो जाएगा, अमालगमेटिंग कंपनी के ऊपर अभी टैक्स चार्ज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब वो अमालगमेटिंग कंपनी जो फॉरेन कंपनी था एक्स लिमिटेड, उसको भी टैक्स कंसेशन हो सकता है। इसके लिए दो कंडीशन देखना पड़ेगा। क्या? पहला कंडीशन, एक्स लिमिटेड कंपनी की 25 शेयर होल्डर्स, परसेंटेज ऑफ 25% शेयर होल्डर्स अब वो वाई लिमिटेड को हो जाएंगे, पहला कंडीशन। अगर ऐसा होता है फिर सेकंड कंडीशन में चलेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है? अगर अमालगमेशन के ऊपर, अब देखो देखना पड़ेगा जो अमालगमेटिंग कंपनी है वो कौन सी कंट्री में है। अब अमालगमेटिंग कंपनी यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में अमालगमेटिंग कंपनी अभी यूएसए में है। अब अमालगमेटिंग कंपनी यूएसए में है तो यूएसए कंट्री उस अमालगमेशन के ऊपर, क्या अमालगमेटिंग कंपनी के ऊपर कोई टैक्स चार्ज कर रहा है, उसको कैपिटल गेन के ऊपर कोई टैक्स ले रहा है? अगर यूएसए कंपनी उनके ऊपर टैक्स ले रहा है तो इंडियन कंपनी भी टैक्स लेगा। अगर यूएसए कंपनी उनको ऊपर कोई टैक्स नहीं ले रहा है तो हम भी टैक्स नहीं लेंगे, सिंपल बात है। तो दो कंडीशन वहाँ पे अमालगमेटिंग कंपनी को देखना पड़ेगा। एक तो मिनिमम 25% शेयर ट्रांसफ़र टू वाई लिमिटेड, ये हो जाना चाहिए। सेकेंड, उस कंट्री में टैक्स नहीं लगना चाहिए, उस कंट्री अमालगमेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं लेगा तो हम भी नहीं लेंगे, सिंपल बात है। अगर ये दो कंडीशन हो जाएंगे तो वहाँ पर फॉरेन अमालगमेटिंग कंपनी को टैक्स कंसेशन मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका हो गया नो कैपिटल गेन टैक्स ऑन ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट बाय द बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स। सिंपल है, जो बैंक रेगुलेशन के एक्ट के अनुसार जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं अगर वो आपस में मर्ज होते हैं तो अमालगमेटिंग कंपनी को कोई भी कैपिटल गेन का टैक्स नहीं चार्ज किया जाता, ठीक है। तो आपको अमालगमेटिंग कंपनी में 3 पॉइंट है, याद रह जाएंगे। पहला पॉइंट हो गया कोई इंडियन कंपनी को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा कैपिटल गेन के ऊपर। सेकंड हो गया कोई फॉरेन अमालगमेटिंग कंपनी है, अगर उस कंट्री में टैक्स नहीं देना, चार्ज नहीं हो रहा है तो उनको भी इंडियन कंपनी मतलब इंडिया गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना है। साथ में उनकी 25% शेयर वाई लिमिटेड मतलब जो अमालगमेटेड कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड थर्ड में आपका हो गया जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट, बैंकिंग इंस्टीट्यूट में भी आपका कैपिटल गेन के ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होता है। अब हम डिस्कस करेंगे अमालगमेटेड कंपनी के बारे में। अमालगमेटिंग कंपनी को जो पॉइंट्स है वो याद रखने बहुत इजी है, 3 पॉइंट्स है वो इजीली याद रह जाएंगे। अमालगमेटेड कंपनी में कुछ ज़्यादा पॉइंट्स हैं, कुछ थोड़ा टफ पॉइंट्स हैं जिनको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। समझ जाएंगे इस पॉइंट्स को तो ये भी याद रह जाएंगे। ये पॉइंट्स भी कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हमारे याद नहीं रहेंगे, बस इसको अच्छे से थोड़ा समझना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया अप्रोशन ऑफ डेप्रिसिएशन बिटवीन अमालगमेटिंग कंपनी एंड अमालगमेटेड कंपनी। पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर एक है अमालगमेटिंग कंपनी, एक है अमालगमेटेड कंपनी। ओल्ड कंपनी हमारा हो गया अमालगमेटिंग कंपनी, जो न्यू कंपनी हो गया वो हमारा हो गया अमालगमेटेड कंपनी, ठीक है। तो हम ओल्ड न्यू बात करेंगे, आपको बस समझना है। ओल्ड कंपनी मतलब अमालगमेटिंग कंपनी और न्यू कंपनी मतलब अमालगमेटेड कंपनी, ठीक है। अब ओल्ड कंपनी जब कोई एसेट न्यू कंपनी को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। ओल्ड कंपनी जब कोई एसेट न्यू कंपनी को ट्रांसफ़र कर देता है,
वो रहता है कैपिटल एसेट। अब आपको पता है दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक होता है आपका डेप्रिसिएबल एसेट और एक होता है आपका नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। मैंने पहले चैप्टर में सब डिस्कस किया हुआ है आपका। डेप्रिसिएबल एसेट उस एसेट को कहते हैं जिन एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा सकता है, तो हम उसको कहते हैं डेप्रिसिएबल एसेट। जिन एसेट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। ठीक है, जो डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं उनके ऊपर पुरानी कंपनी आज तक डेप्रिसिएशन चार्ज करती आ रही थी। ठीक है, अब जैसे अमालगमेशन हो गया, अब वो एसेट किसका हो गया, अब वो एसेट हो गया अमालगमेटेड कंपनी का। अब वो नेक्स्ट ईयर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। अब वो चार्ज डेप्रिसिएशन का जो राइट था उस एसेट के ऊपर अभी तक अमालगमेटिंग कंपनी जो हमारा ओल्ड कंपनी वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था, उसका कंसेशन उसको मिल रहा था अमालगमेशन से पहले। अमालगमेशन हो जाने के बाद अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा वो अमालगमेटेड कंपनी उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। ये बात तो समझ में आ रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है वो है आपका अप्रोशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ये अप्रोशन वर्ड इसमें यूज हुआ है, ये क्या है? अगर सोचो अमालगमेशन जो है वो साल के बीच में हुआ है, साल के एंड में नहीं, साल के बीच में हुआ है। अब कुछ महीना अमालगमेटिंग कंपनी ओल्ड कंपनी उस एसेट को यूज किया है, कुछ महीना वो न्यू कंपनी के अमालगमेशन के बाद न्यू कंपनी उस एसेट को यूज किया है। अब डेप्रिसिएशन कौन डालेगा? तो जितना महीना अमालगमेटिंग कंपनी डाला हुआ है उतने का कंसेशन अमालगमेटिंग कंपनी को मिल जाएगा। जितना महीना अमालगमेटेड कंपनी यूज़ किया है उतना कंसेशन अमालगमेटेड कंपनी को मिल जाएगा। बात बराबर है, इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ है अप्रोशन ऑफ डेप्रिसिएशन। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। आपको पता है साइंटिफिक रिसर्च में जो भी एसेट्स यूज होते हैं वो सब नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं, उनको 100% डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो उस केसेस में जो हमारे पुराने कंपनी है अगर उन्होंने 100% डिडक्शन नहीं लिया है, कुछ 60% 70% डिडक्शन लिया है, जो रेस्ट डिडक्शन है वो अमालगमेशन के बाद अमालगमेटेड कंपनी ले सकता है। सिंपल बात है, इतना ही बस याद रखना आप कि साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ हुए जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, वो सारे एसेट्स के ऊपर आपको 100% डिडक्शन मिलते हैं क्योंकि वो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं। अगर अमालगमेटिंग कंपनी उसमें से जितना डिडक्शन ले चुका है 70 जो भी परसेंट डिडक्शन ले चुका है, जो रेस्ट डिडक्शन है वो अमालगमेटेड कंपनी जो न्यू कंपनी है उनको मिलता है। कौन से साल से शुरू होगा? जिस साल से अमालगमेशन हुआ है, जिस प्रीवियस ईयर में अमालगमेशन हुआ है उसी साल से अधिकार चला जाएगा अमालगमेटेड कंपनी को। ठीक है, अमालगमेटेड कंपनी उसी साल से रेस्ट डिडक्शन ले जाएगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट आपका हो गया एक्सपेंडिचर ऑन टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। अब क्या होता है जब टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को जितने सारे कंपनी नेटवर्क ऑपरेट करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन जिनका ऑपरेशन है, ठीक है, तो उनको क्या होता है कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए उनको एक लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। जब वो लाइसेंस परचेज करते हैं तो लाइसेंस की एक पीरियड रहता है, 5 साल का लाइसेंस, 10 साल का लाइसेंस, 15 साल का लाइसेंस, 20 साल का लाइसेंस, ऐसे लाइसेंस की एक पीरियड रहता है, उसके हिसाब से खर्चा होता है। तो वो कंपनी जैसे मान लो हमारे जो पुरानी कंपनी है ऐसा कोई लाइसेंस परचेज किया था, टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेशन के लिए उन्होंने कोई लाइसेंस परचेज किया था 5 साल के लिए, 5 लाख रुपए का लाइसेंस पे खर्चा आया था। तो उसको कैसे डिडक्शन मतलब अमालगमेटिंग कंपनी जो पुरानी कंपनी कैसे डिडक्शन ले रहा था? वो ले रहा था डिवाइडेड बाई 5। 5 साल की नंबर ऑफ लाइफ पीरियड में जितना खर्चा हुआ है वो डिवाइड कर देता है। मान लो अगर वो 10 साल का लाइफ पीरियड हो जाता है तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 ईयर, तो हर साल 50,000 करके डिडक्शन ले रहा था। कौन ले रहा था? पुरानी कंपनी ले रहा था। अब अमालगमेशन के बाद वो डिडक्शन रेस्ट डिडक्शन अमालगमेटेड कंपनी ले लेगा। अगर टेलीफोन लाइसेंस अभी 10 साल का है, 10 साल में से 8 साल पुरानी कंपनी ले चुकी है, बाकी 2 साल अभी भी बचा है, तो 2 साल का डिडक्शन अमालगमेटेड कंपनी न्यू कंपनी को मिल जाएगा। ठीक है,
अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको पता है क्या है? द एक्सपेंसेस विच इज इनकर्ड बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट होने से पहले जो भी खर्चा होता है उसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी आपको डिडक्शन मिलता है। ठीक है, वो जितना आपने खर्चा किया इनकम टैक्स एक्ट में, इसको भी आपको डिडक्शन मिलता है। तो ये डिडक्शन अगर अमालगमेटिंग कंपनी कुछ पोर्शन डिडक्शन लिया है, अभी भी कुछ रेस्ट बचा है डिडक्शन लेने में, तो उसका डिडक्शन जो हमारे नई कंपनीज हैं, जो हमारा अमालगमेटेड कंपनी है, वो डिडक्शन ले सकता है। आपको पता है टाइम पीरियड रहता है उसमें 5 ईयर्स रहते हैं, तो 5 साल के अंदर आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन ले लेना है। जो भी आपने प्रिलिमिनरी खर्चा किया था, तो गवर्नमेंट के हिसाब से इनकम टैक्स के एक्ट के अनुसार आपको 5 साल के अंदर वो डिडक्शन ले लेना है। अगर 5 साल में जो अमालगमेटिव पुरानी कंपनी डिडक्शन नहीं लिया है, तो जो अमालगमेटेड कंपनी है उसको वही रेस्ट बच जाएगा। उसको वो साल 5 साल में से मान लो 3 साल चले गए हैं, तो 2 साल अभी भी बचे हैं अमालगमेटेड कंपनी के पास, तो वो 2 साल में अपना डिडक्शन ले सकता है। ठीक है, अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ अमालगमेशन। अब जब अमालगमेशन होता है तो उसमें कई सारे खर्चे होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनको हम अमालगमेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। तो नॉर्मली ये अमालगमेशन एक्सपेंसेस जो नई कंपनी है, अमालगमेटेड कंपनी, वो बियर करता है। तो अमालगमेटेड कंपनी के लिए ये एक खर्चा हो गया, तो इस खर्चे का डिडक्शन अमालगमेटेड कंपनी को मिलता है। तो आप खर्चा अमालगमेटेड कंपनी किया है, तो ये खर्चे का डिडक्शन भी अमालगमेटेड कंपनी को मिल जाता है। ठीक है, अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। आपको पता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम एक रहता है जिसमें एम्प्लॉयज़ को वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया जाता है और उस पर उनको एक अमाउंट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक तरह का ये खर्चा होता है जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, अगर अमालगमेटिंग कंपनी ऐसा कोई खर्चा किया था पास्ट में, ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में कोई खर्चा किया था, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका डिडक्शन आपको उसी प्रीवियस ईयर में एकदम से नहीं मिलेगा। उसका आपको क्या करता है गवर्नमेंट, 5 साल आपको पीरियड देता है, इक्वल 5 इंस्टॉलमेंट में वो आप डिडक्शन ले सकते हो। मान लो आपने कोई पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में काफ़ी पैसा खर्चा कर दिया है, तो आप इसी साल सारे पैसा का आप डिडक्शन नहीं ले सकते, आपको इक्वल 5 इंस्टॉलमेंट में वो खर्चा का डिडक्शन लेना है। अभी अमालगमेटिंग कंपनी 3 साल का खर्चा ऑलरेडी वो 3 इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन ले चुका है, अभी भी 2 इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन बाकी है, 2 अभी भी ले सकता है। तो अमालगमेशन के बाद अभी अमालगमेटेड कंपनी वो डिडक्शन ले जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन प्रोस्पेक्टिंग मिनरल्स। ये ऐसे कंपनीज़ हैं जो पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं ये, तो ये लोग क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर खोद के मिट्टी से पेट्रोल्स निकालते हैं काफ़ी सारे। इसमें क्या होता है, पेट्रोल निकालने से पहले उसको रिसर्च करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, इसमें काफ़ी पैसा, काफ़ी रिसर्च में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है, काफ़ी पैसा खर्चा होता है। ऐसा भी हो सकता है पूरे आपने 2 साल 3 साल से मिट्टी के अंदर रिसर्च कर रहे हो, पेट्रोल यहाँ से निकलेंगे, लेकिन एंड में क्या होता है, पेट्रोल निकलता ही नहीं है, तो इसमें ऐसे काफ़ी लॉस भी होते हैं। ये जो खर्चा कंपनी करती है, जैसे ओल्ड कंपनी ने अगर ऐसा कोई खर्चा किया है, ठीक है, वो खर्चे का डिडक्शन उसको 10 साल में वो डिडक्शन अपना उस खर्चे का ले सकता है। उसको वहाँ पर 10 ईयर का पीरियड मिलता है। अगर ओल्ड कंपनी ने कोई डिडक्शन लिया है और अभी भी ईयर बचा है, डिडक्शन बचा है, तो अमालगमेशन के बाद वो फैसिलिटी हमारे अमालगमेटेड कंपनी को आ जाता है। ठीक है, 10 साल का पीरियड है, उन्होंने अभी तक कुछ पीरियड बचा हुआ है और अमाउंट भी डिडक्शन लेना है, तो वो फैसिलिटी अभी अमालगमेटेड कंपनी को मिल जाएगा, वो अपना डिडक्शन ले जाएगा वहाँ पर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। अगर अमालगमेटिंग कंपनी ऐसे फैमिली प्लानिंग पे कोई खर्चा किया है, तो उसका आपका डिडक्शन 1/5 इक्वल 5 इंस्टॉलमेंट में वो डिडक्शन ले सकता है, अगर उतना खर्चे का डिडक्शन होता है। ठीक है, अगर 5 साल में से 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट से 3 इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन ऑलरेडी अमालगमेटिंग जो ओल्ड कंपनी है ले चुका है, तो बाकी 2 का डिडक्शन अमालगमेटेड न्यू कंपनी को डिडक्शन रह जाता है।
तो इसका मतलब इतना कहना है कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन अवेलेबल होगा अमालगमेशन के बाद, वो अमालगमेटेड कंपनी को वो फैसिलिटी आ जाता है। बस इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, जिस प्रीवियस ईयर में अमालगमेशन होता है उसी साल से वो अमालगमेटेड कंपनी डिडक्शन ले सकता है। ठीक है, जिस प्रीवियस ईयर में अमालगमेशन हुआ उसी साल से, उसी साल का डिडक्शन भी अमालगमेटेड कंपनी लेगा, और उसका फर्दर जो भी अगर उसको बचेगा, अगर कोई ईयर या डिडक्शन अमाउंट बचता है तो आगे वो ले जाएगा। तो साल कब से शुरू होगा? जिस साल अमालगमेशन होता है, जिस प्रीवियस ईयर में अमालगमेशन हुआ है उसी साल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स जैसे डिस्कस हुआ है, जैसे प्रोविजन रिलेटिंग टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप एक्यूमुलेटेड लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अब देखो, आपको पता है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है, अगर पिछले साल में हमारा कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो इस साल अगर हमारी कोई प्रॉफिट हुई है तो हम पिछले साल का लॉस को इस साल में सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर अमालगमेटिंग कंपनी को पिछले साल कोई लॉस हुआ था तो इस अमालगमेशन के बाद वो जो लॉस अमालगमेटिंग कंपनी को हुआ था, वो अमालगमेटेड कंपनी उस लॉस को यहाँ पर सेट ऑफ कर सकता है अमालगमेशन के बाद। अगर मान लो अमालगमेशन क्या हुआ, अमालगमेटिंग कंपनी का पिछले साल कभी कुछ लॉस हुआ था, ठीक है, अब अमालगमेशन हो गया, अमालगमेशन हो जाने के बाद अभी वो कंपनी को अमालगमेटेड कंपनी के हिसाब से अभी लिया जाता है, अब वो कंपनी की कुछ प्रॉफिट होता है वहाँ पर, तो पिछले साल का जो भी लॉस हुआ था अमालगमेटिंग कंपनी का, वहाँ पे अभी हम सेटअप कर सकते हैं, हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये सब हर कंपनी में, हर बिजनेस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ये स्पेसिफाइड केस में एप्लीकेबल है। जैसे पहला अगर कोई आपका होटल बिजनेस हो गया, या आपकी ऐसे कोई सीपी बिजनेस है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से जो स्पेसिफाइड केसेस में आते हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर्स हैं जो स्पेसिफाइड केसेस हैं, गवर्नमेंट का जो स्पेसिफाइड केसेस हैं उसमें ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और 10th पॉइंट में आपका हो गया अमालगमेशन एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IAB। आपको पता होना चाहिए 80 IAB में क्या कंसेशन रहता है। 80 IAB रहता है अगर कोई न्यू अंडरटेकिंग इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये क्या होता है, हमने जो अगर कोई कंपनी स्पेसिफाइड इकोनॉमिक जोन में नया इंडस्ट्री ओपन करता है, ठीक है, तो वहाँ पर पहले 10 साल के जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके टैक्स फ्री रहते हैं, हम जिसको कहते हैं टैक्स हॉलीडेज़। ठीक है, तो अगर हमारे जो अमालगमेटिंग कंपनी है, अगर उसने कोई उसको अगर 80 IAB का फैसिलिटी था, अगर वो 80 IAB से 10 साल तक उसको प्रॉफिट डिडक्शन का है, अगर ऐसा अमालगमेशन होने से पहले उनको है 80 IAB का फैसिलिटी, तो अमालगमेशन के बाद वो फैसिलिटी, ठीक है, अभी वो अमालगमेटेड कंपनी का हो जाएगा। अब अमालगमेटेड कंपनी को वो फैसिलिटी मिल जाएगा, उतने का डिडक्शन अब ये भी ले सकते हैं। ठीक है, उनको भी अपने प्रॉफिट के ऊपर 100% का डिडक्शन आ जाएगा। क्लियर? अमालगमेशन डिडक्शन अंडर 80 IB। 80 IB क्या होता है? हाउसिंग प्रोजेक्ट, होटल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, बैकवर्ड स्टेट में अगर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट, होटल प्रोजेक्ट होता है, उसका जो डिडक्शन है, अगर अमालगमेटिंग कंपनी को फैसिलिटी था, अब वो अमालगमेटेड कंपनी का हो जाएगा। अमालगमेशन अंडर सेक्शन 80 IC। 80 IC क्या होता है? बैकवर्ड स्टेट। बैकवर्ड स्टेट मतलब आप अगर बैकवर्ड स्टेट में कोई इंडस्ट्री आप ओपन करते हो तो आपको ऐसे कंसेशन मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपको कोई कंसेशन मिलता है, कोई सर्टन पीरियड के लिए आपको टैक्स हॉलीडे रहता है, आपकी प्रॉफिट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं चार्ज किया जाता, तो अमालगमेशन के बाद वो कंपनी अभी अमालगमेटेड कंपनी का हो गया और सेक्टर भी अमालगमेटेड कंपनी का हो गया, तो वो फैसिलिटी अभी अमालगमेटेड कंपनी को दिया जाएगा। वो कंसेशन जो मिलता था अमालगमेटिंग कंपनी को, अभी वो कंसेशन मिलेगा अमालगमेटेड कंपनी को। क्लियर? 80 IE। IE का मतलब होता है यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़। अगर आपकी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में कोई इंडस्ट्री आपने ओपन किया है तो वहाँ पे आपको टैक्स कंसेशन मिलता था।
ठीक है। वही 100% प्रॉफिट सर्टन पीरियड के लिए लेते रहता है। तो जो भी आपका सर्टन रहता है, जितने पीरियड के लिए जो भी रहता है आपका टैक्स कंसेशन, जो भी आपको फैसिलिटी रहता था अमालगमेशन के बाद वो भी अमालगमेटेड कंपनी को हो जाएगा। तो आपको ये अच्छे से याद रह जाएंगे, क्योंकि आप अगर ये चीज़ सारे ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ATIC, ATIE, ATIAB, IB, ये सब चीज़ आपने पढ़ चुके हो। बस इसको पॉइंट से खाली आपको याद रखना है, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट आपका हो गया शेयर होल्डर्स। अब कोई, मैंने जैसे कहा था, कोई शेयर होल्डर अमालगमेटिंग कंपनी का था, अब वो अमालगमेशन के बाद अब वो शेयर होल्डर किसका हो गया? अमालगमेटेड कंपनी का हो गया। हो सकता है उनके शेयर का जो वैल्यू है, मार्केट प्राइस, अमालगमेशन के बाद वो बढ़ जाए। तो इससे क्या होता है, शेयर होल्डर को फ़ायदा होता है, उसको हम कैपिटल गेन कहेंगे। लेकिन अमालगमेशन के केस में उसको हम कैपिटल गेन नहीं मानेंगे और उसको हम शेयर होल्डर को वहाँ पे टैक्स कंसेशन मिल जाएगा, उनके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अमालगमेशन में अगर कोई शेयर ट्रांसफ़र होता है एक कंपनी से दूसरी कंपनी, अगर उससे शेयर का वैल्यू बढ़ता है तो उसमें शेयर होल्डर को कोई भी टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा। तो इसी के साथ आज हमारा अमालगमेशन का टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिमर्जर स्टार्ट करेंगे। तो आप इस को टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, बुक के साथ थोड़ा पॉइंट्स को मैच करवा लेना, ठीक है। और बहुत ही इजी है, अगर आप सिस्टमेटिकली इसको पढ़ते हो और इसको एक दो बार रिवाइज करके देखते हो तो ये इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।